चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 22 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जेरोम ब्रूनर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जेरोम ब्रूनर ने क्या दिया हुआ है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया हुआ है। तो ठीक उसी जीन पियाजे के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया है, संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, जो जेरोम ब्रूनर है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जेरोम ब्रूनर ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में एक विकल्प है ना, विकल्प सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है वो किसका विकल्प है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या है, विकल्प सिद्धांत है। ठीक है, इसमें जीन पियाजे ने क्या बताई थी, 4 अवस्था बताई थी, जबकि ब्रूनर ने अपनी जो नया सिद्धांत दिया उसमें बताया है 3 अवस्था। ठीक है, तो इन्होंने उनके जो 4 अवस्था है उसको क्या कर दिया, 3 अवस्थाओं में इन्होंने बांट दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए सिद्धांत क्या है इनके, तो सिद्धांत को हम जानते हैं संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक सिद्धांत कहेंगे, निर्मितवाद का सिद्धांत कहेंगे, इसी को हम अन्वेषण का सिद्धांत कहेंगे, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग कहेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फेमस है डिस्कवरी लर्निंग से। ठीक है, यानी कि अन्वेषण का सिद्धांत। ठीक है, खोज अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया है, तो जेरोम ब्रूनर ने दिया हुआ है। ठीक है, इसी सिद्धांत को निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, देखिए जेरोम ब्रूनर ने पियाजे के जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें संशोधन करके इन्होंने क्या कर दिया, उसको 3 अवस्थाओं में बताया है। ठीक है, तो इनकी जो 3 अवस्थाएं हैं वो क्या क्या है, जेरोम ब्रूनर की 3 अवस्था। सबसे पहली है इनएक्टिव स्टेज, यानी कि सक्रिय अवस्था। ठीक है, इसी को हम क्रिया निर्माण विधि कहते हैं या फिर निर्माण विधि के नाम से भी जानते हैं। ये जो है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष, यानी कि जीन पियाजे की जो संवेदी पेशी अवस्था है वो जेरोम ब्रूनर के इनएक्टिव स्टेज के समान है ना। चलिए, दूसरा है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज को हम दृश्य प्रतिमा कहते हैं, इसी को हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर इसी को हम छायात्मक आयु की अवस्था भी कहते हैं। देखिए, दृश्य प्रतिमा कहने का मतलब है यहाँ पर चित्र से, है ना, मूर्त रूप से है। चलिए, अगला है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज यानी कि सांकेतिक चिन्ह पर आधारित स्टेज। तो ये होता है जीन पियाजे के जो अवस्था है, तीसरी और चौथी अवस्था, उसको मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, जो मूर्त है और अमूर्त है वो किस में है, इसके सिंबॉलिक में है। ठीक है, यानी कि सांकेतिक चिन्ह आधारित अवस्था में है। चलिए, एक एक करके सभी अवस्थाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहला है सक्रियता, यानी कि सक्रिय अवस्था। देखिए, सक्रियता जिसे हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। देखिए, सक्रियता क्या होता है, यह अवस्था क्रिया आधारित है। देखिए, यह अवस्था कैसी है, तो क्रिया आधारित है। इसमें बालक जो है वह क्या करता है, शारीरिक गामक है ना क्रियाओं को करता है और सीखता है। यानी कि यहाँ पर जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि यहाँ पर जो सीखने की प्रवृत्ति है वो कैसी है, तो यहाँ पर सक्रिय रूप से है ना। तो किसको देखकर सीख रहा है, मूर्त रूप से सीखता है। ठीक है, सक्रिय अवस्था में कैसे सीखता है, बालक जो है वह मूर्त रूप में सीखता है। कैसे सीखता है, तो मूर्त रूप में। ठीक है, तो इसकी प्रकृति हम लिख लेंगे मूर्त रूप में। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि चलना, रोना, चिल्लाना, हाथ पैर हिलाना, ये क्या है, उसके उदाहरण है। चलिए, अब देखते हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे जो है वह इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इसे प्ले विथ बुक की अवस्था भी कहा जाता है। जेरोम ब्रूनर ने इसे क्या कहा है, प्ले विथ बुक की अवस्था भी कहा है। यानी कि मूर्त रूप में बच्चा जो है वह यहाँ पर सीखता है। चलिए, दूसरी अवस्था देखते हैं। चलिए, दूसरी अवस्था है दृश्य प्रतिमा
यानी कि आइकॉनिक स्टेज। ठीक है, यहाँ पर बच्चा जो है वह दृश्य प्रतिमा करता है, यानी कि अपने अनुभव और वस्तुओं को कैसे देखता है, मूर्त रूप में देखता है, यानी कि मूर्त छवि के रूप में बच्चा जो है वह देखता है। ठीक है, कैसे देखता है, इस दृश्य प्रतिमा में बच्चा जो है वह अपने अनुभव से, यानी कि खुद के अनुभव से यहाँ पर क्या करता है, वस्तुओं को मूर्त छवियों के रूप में देखता है, यानी कि मूर्त रूप में यहाँ भी देखता है। ठीक है, ये अवस्था जो है वह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, और क्या है, इसमें सीखने का आधार क्या होता है, दृश्य प्रतिमा या चित्र होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है वह अपने अनुभव से दृश्य बनाता है, प्रतिमा बनाता है, चित्र बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बालक प्रत्यक्षीकरण एवं मानसिक प्रतिमाओं से सीखता है। ठीक है, वही है, अनुभव और से क्या करता है, यहाँ पर मानसिक प्रतिमाएं बनाता है, छवियां बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भाषा का विशेष महत्व इसी अवस्था में देखता है। जो हमारा आइकॉनिक स्टेज है उसी में भाषा का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें बालक की दृश्य स्मृति विकसित होती है, यानी कि यहाँ पर बालक जो है वह क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखता है और उस वस्तु के प्रति अपने मन में एक छवि बनाता है, इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए इस अवस्था को जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने क्या कहा है, लुक एट पिक्चर, यानी कि यहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है, पिक्चर को देखता है, यानी कि मूर्त रूप में किसी वस्तु को देखता है, फिर क्या करता है, उस पर वह सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसी वस्तु को देखेगा मूर्त रूप में, फिर सीखेगा। चलिए अब देखते हैं तीसरी अवस्था। जेरोम ब्रूनर की तीसरी अवस्था पियाजे की तीसरी और चौथी अवस्था से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो 7 से लेकर के 15 वर्ष के होंगे। इसमें सीखने का आधार क्या होता है, संकेत होता है, चिन्ह होता है, सूत्र होता है। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था मानी जाती है। चौथा पॉइंट है, यह विचारों को विकसित करने की अवस्था है। 5वां पॉइंट है, इसमें समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। 6वां पॉइंट है, बालक भाषा के द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ठीक है, और इसी अवस्था में जो शिक्षक है ना, यानी कि जो शिक्षक होते हैं उसका महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह रहता है सांकेतिक स्टेज में। चलिए, इसको जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने क्या कहा है, रीड फॉर रिसर्च कहा, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है वह खोज के लिए क्या करता है, सीखता है, यानी कि यहाँ पर कैसे पढ़ता है, बच्चा जो है वह किसी चीज को सीखने के लिए, है ना, किसी वस्तु को वो जान रहा है तो क्यों जान रहा है, उसको सीखना चाहता है, इसलिए इसको जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा है, रीड फॉर रिसर्च कहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जेरोम ब्रूनर के स्टेटमेंट को। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने एक स्टेटमेंट कहा है, बालक नग्न बंदर की तरह नहीं, यानी कि बालक जो है वह नग्न बंदर यानी कि नंगे बंदर की तरह नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बालक जो है वह संस्कृति युक्त होता है, यानी कि बालक कैसा होता है, संस्कृति युक्त होता है। ठीक है, चलिए इसी समय जो हमारे जेरोम ब्रूनर है ना, उन्होंने जो हम बालक जो है वह अमूर्त कल्पनाएं कैसे करता है, तो सबसे पहले बच्चा जो है वह इस स्टेज में क्या करता है, मूर्त रूप से किसी वस्तु को देखता है, मूर्त रूप में उस वस्तु को देखता है, फिर क्या करता है, दूसरी अवस्था में वो चित्रात्मक देखता है, यानी कि चित्र के अनुसार सीखता है। ठीक है, यानी कि चित्र के अनुसार सीखा, फिर क्या करेगा, उसका लास्ट में वो प्रतीकात्मक रूप में सीखेगा, यानी कि अब बच्चा जो है वह कैसे सीखेगा, लास्ट में प्रतीकात्मक रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले वो मूर्त रूप से सीखता है, फिर चित्रात्मक रूप से सीखता है, फिर कैसे सीखता है, प्रतीकात्मक रूप से बच्चा जो है वह अपने ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि बच्चा जो है वह अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता कैसे रखता है, तो सबसे पहले वस्तु को मूर्त रूप में देखेगा, फिर उस वस्तु को चित्रात्मक रूप से भी देखेगा, फिर क्या करेगा, उसी वस्तु को प्रतीकात्मक रूप से देखेगा, तब जा करके बच्चे में क्या हो जाएगी, अमूर्त स्तर के सोचने की क्षमता जो है वह विकसित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जेरोम ब्रूनर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए देखिए, जेरोम ब्रूनर जो है शैक्षिक विज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी कि जो जीन पियाजे का है ना, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, इतिहास और शिक्षा के
सामान्य दर्शन में भी इन्होंने क्या किया था, योगदान दिया हुआ है। तो किन किन क्षेत्रों में दिया हुआ है, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, संज्ञानात्मक अधिगम में, इतिहास में और शिक्षा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जेरोम ब्रूनर के संप्रत्यय। तो जेरोम ब्रूनर के संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, यानी कि जेरोम ब्रूनर ने एक प्रतिमान दिया हुआ है जिसे हम संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह प्रतिमान होता क्या है, देखिए जेरोम ब्रूनर का जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है, यह क्या है, यह एक निर्देशात्मक नीति होता है। यानी कि ये कैसी नीति है, निर्देशात्मक नीति, यानी कि यहाँ पर बच्चे को क्या मिलता है, निर्देश मिलता है, किस पर, जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर। यानी कि यह जो निर्देशात्मक नीति है वो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि जेरोम ब्रूनर मानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वह कैसे सीखता है, तो वो अपने कार्य को दिशा निर्देशित करने के लिए ही सीखता है ना। यहाँ पर क्या होता है, संप्रत्यय का निर्माण, यानी कि जो कॉन्सेप्ट का निर्माण के सिद्धांत पर आधारित निर्मित संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संचरित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है वह किसी चीज का कॉन्सेप्ट तभी बना पाएगा जब वह क्या करेगा, उस वस्तु के प्रति, है ना, उस वस्तु के प्रति जो कार्य कर रहा है तो उस पर वो संचरित पूछताछ करेगा। मतलब कि पूछताछ करके क्या करता है, अपने अधिगम को वो बढ़ावा देता है ना। चलिए आगे देखिए, प्रतिमान विश्लेषण की तुलना में, यानी कि बच्चा जो है वह यहाँ पर किसी की तुलना नहीं करता है, न कि उस वस्तु का विश्लेषण करता है और न ही उस वस्तु पर वह क्या करता है, उदाहरण देता है, बल्कि क्या करता है, यहाँ पर बच्चा जो है वह उसके विशेष गुणों पर नजर रखता है। यानी कि किसी कार्य को सीख रहा है तो उस सीखने के गुण पर क्या करता है, विशेष जोर देता है। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं की पहचान करके छात्र जो है वह अधिगम को क्या करता है, बढ़ावा देता है और सीखता है। ठीक है, यानी कि जो जेरोम ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है वो क्या कहता है कि यहाँ पर संचरित पूछताछ होगी, संचरित पूछताछ की प्रक्रिया होगी, उसी के माध्यम से बच्चा जो है वह क्या करेगा, अधिगम यानी कि सीखेगा। ठीक है, और क्या करेगा, यहाँ पर बच्चा जो है वह किसी वस्तु के, है ना, किसी कार्य की विशेष गुणों पर नजर रखता है, यानी कि विशेष गुणों की पहचान करके सीखता है। और क्या नहीं करता है, तो विश्लेषण नहीं करता है, तुलना नहीं करता है, न कि उस पर उदाहरण देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहीं पर है, इनको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, रिचर्ड सुचमैन को। देखिए रिचर्ड जो सुचमैन है, उन्होंने पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान दिया हुआ। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान होता क्या है, कक्षा में छात्रों से पूछताछ करना। यानी कि एक जो टीचर है वो क्या करेगा, कक्षा में छात्रों के साथ पूछताछ करता है। तो यह किससे संबंधित है, तो रिचर्ड सुचमैन से संबंधित है। ठीक है, पूछताछ कौशल के विकास के लिए छात्रों में ध्यान की आवश्यकता अधिक होती है। यानी कि बच्चे यहाँ पर क्या हो गए, ध्यान अधिक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टीचर जो है वह व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकता है और सामूहिक रूप से भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रतिमान, जिसको दिया है डेविड आशुबेल ने। ठीक है, चलिए तीसरा जो प्रतिमान है उसको दिया हुआ है डेविड आशुबेल ने। ठीक है, इस प्रतिमान का नाम है अग्रिम संगठक प्रतिमान। अग्रिम संगठक प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान क्या है, एक ऐसा सहायक सामग्री होता है। यानी कि जो अग्रिम संगठक प्रतिमान है वो एक प्रकार का सामग्री है, यानी कि एक उपकरण है जिसकी सहायता से शिक्षक क्या करता है, छात्रों में नए शिक्षण सामग्री को समझाने, उसको बनाए रखने और याद रखने में क्या होती है, वह मददगार होती है। यानी कि जो अग्रिम संगठक प्रतिमान है वो एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से शिक्षक जो है वह छात्रों में क्या करता है, उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है ना, उसको उस विषय वस्तु को बच्चों के मस्तिष्क में बनाए रखने का प्रयास करता है, याद रखने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि वो उसमें मदद करता है। आगे देखेंगे, जो अग्रिम संगठक प्रतिमान है एक ऐसा उपकरण होता है जो
पाठ के विषय वस्तु को परिचय देने के लिए होता है। यानी कि यहाँ पर क्या करता है, किसी भी पाठ के विषय वस्तु यानी कि विषय वस्तु को क्या करने के लिए परिचय करना है, यानी कि सरल रूप में हमें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो अग्रिम संगठक प्रतिमान उपकरण की आवश्यकता होती है। कौन कहते हैं, तो डेविड आशुबेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो छात्र जो है वह कुछ भी चीज को सीखने वाले यानी कि कोई भी पाठ को सीखने वाला है और जो कुछ भी वह पहले से जान रहा है उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर संबंध बनता है। ठीक है, यानी कि पूर्व अनुभव के साथ और जो कुछ सीखने वाला है उसके बीच में एक संबंध बनता है, ये कहते हैं हमारे डेविड आशुबेल। चलिए आगे देखेंगे चौथा प्रतिमान। देखिए चौथा प्रतिमान क्या है, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान। आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान को दिया हुआ है हिल्डा ताबा ने। हिल्डा ताबा ने आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान दिया हुआ। ये कहते हैं, हिल्डा ताबा का मानना था कि डाटा व्यवस्थित होने के बाद ही छात्र सामान्यीकरण करता है। यानी कि जब तक किसी चीज को सीखता है बच्चा, यानी कि कोई बच्चा किसी चीज को सीख रहा है तो उसके प्रति यानी कि जिस विषय वस्तु को वो सीख रहा है उस विषय वस्तु के प्रति उसमें व्यवस्थित डाटा होना चाहिए, ये मानते हैं हिल्डा ताबा। ठीक है, आगे देखिए, संप्रत्यय विकास और संप्रत्यय उपलब्धि नीतियों के माध्यम से छात्रों में सामान्यीकरण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि संप्रत्यय विकास और संप्रत्यय उपलब्धि यानी कि जो हमारे कॉन्सेप्ट का जो विकास है और कॉन्सेप्ट की जो भी नीतियां हैं, है ना, उसके होने पर ही छात्र क्या कर सकता है, सामान्यीकरण कर सकता है। यानी कि सामान्यीकरण के लिए हम बालकों को क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ये कथन है हिल्डा ताबा का। ठीक है, जिसे हम आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। चलिए अब इससे संबंधित हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिमान एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक रणनीति है जो एक संचरित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करता है और जेरोम ब्रूनर के कार्य पर आधारित है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान और संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि जो जेरोम ब्रूनर है वो क्या कहते हैं कि संचरित पूछताछ प्रक्रिया है ना, जो कि क्या होता है, उनके कार्यों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये जो संप्रत्यय वो क्या होता है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है नंबर 4। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक नीति है जो एक संचरित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करती है और जेरोम ब्रूनर के कार्य पर आधारित है। यानी कि जो दूसरा प्रश्न है वो भी क्या है, यानी कि एक ही प्रश्न दो बार लिखा गया है, तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न है, ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे कहा जाता है। यानी कि जो जेरोम ब्रूनर के अधिगम विधि है वो क्या है, क्रियात्मक अधिगम है, अवधारणात्मक है, या फिर समस्या समाधान है, या फिर इसी को हम अन्वेषण अधिगम कहते हैं। तो जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको हम जानते हैं एक अन्वेषण अधिगम सिद्धांत है। इसे हम संरचनात्मक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम क्या जानते हैं, निर्मितवाद के नाम से, मतलब कि निर्मितवाद सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, निर्मितवाद। चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी कि बच्चा जो है वह अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता कब सीखता है। ऑप्शन पहला है प्रतीकात्मक, मूर्त और चित्रात्मक। दूसरा है मूर्त, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तीसरा है चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, मूर्त और प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, मूर्त।
तो क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चा जो है वह क्या करता है, मूर्त रूप से सोचता है। मूर्त के बाद में क्या सोचता है, वह चित्र के रूप में सोचता है। फिर क्या सोचता है, प्रतीक के रूप में सोचता है। फिर क्या सोचता है, तीसरी प्रक्रिया तीसरी अवस्था में तो प्रतीक के रूप में सोचता है। तो ऐसी अवस्था क्या है, दूसरी है, मूर्त, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, ब्रूनर के बौद्धिक विकास यानी कि बौद्धिक विकास के किस चरण में मॉडल और चित्रों का उपयोग करके अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। देखिए मॉडल और है चित्र, तो चित्र अधिगम जो है वह किस अवस्था में है, पहले में तो मूर्त था, है ना। पहले में क्या है, तो पहले में मूर्त है, दूसरी अवस्था में क्या है, चित्र है, और तीसरी अवस्था में क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो चित्र अवस्था किस में है, दूसरी में है। ठीक है, तो दूसरा चरण इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए छठवां प्रश्न। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है। यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है वह देखिए चिंतन किस किस अवस्था में करता है, तो सक्रिय अवस्था जो कि पहली अवस्था कहलाती है ना। संख्यात्मक अवस्था नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। प्रतिष्ठित अवस्था जिसे हम दूसरी अवस्था, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम चित्रात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठित अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, चित्रात्मक कहते हैं। ठीक है, अगला लास्ट क्या है, तीसरी अवस्था है प्रतीकात्मक। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो नहीं कौन सा है, तो संख्यात्मक नहीं है। चलिए आगे देखिए सातवां प्रश्न। ब्रूनर के अनुसार अन्वेषण दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके घटक के साथ अधिगम के लिए अनिवार्य है। यानी कि अधिगम करने के लिए कौन कौन से घटक जो है वह अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो सक्रिय होना चाहिए, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा अनुरक्षण, और तीसरा क्या है, दिशा। ठीक है, यानी कि सक्रिय होकर के वो एक दिशा की ओर जाएगा, कब, जब वह अनुरक्षण करेगा, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, न कि उत्तेजना हमने पढ़ा नहीं है। आत्मसात, आवास, ये पियाजे का है। आत्म प्रेरणा, विश्वास, आत्मनियंत्रण, ये सभी क्या है, पियाजे का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, जेरोम एस ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित प्रतिनिधित्व के 3 तरीकों के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी कि सही क्रम का हमें चयन करना है। सक्रिय प्रतिनिधित्व और अंत में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व। यानी कि सक्रिय प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिष्ठित अधिगम होता है क्या, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। देखिए प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व यानी कि हम चित्रात्मक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व और अंत में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें सक्रिय प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी कि हमें एक सक्रिय रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक नीति है जो एक संचरित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करती है, जेरोम ब्रूनर के कार्य पर आधारित है। तो इसको हमने पढ़ लिया, 3 बार आया, यानी कि 3 बार ये पूछा गया है। ठीक है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कहते हैं इसे। चलिए आगे देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है। तो चिंतन का तरीका नहीं है हमने देख लिया है ना, कौन सा नहीं है, तो संख्यात्मक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11वां प्रश्न। ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे कहा जाता है, यानी कि ब्रूनर के जो अधिगम की विधि है उसी को हम क्या कहते हैं, अन्वेषण अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न
जो जेरोम ब्रूनर से संबंधित आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।